हाउस द जोश। जो बाइडेन ने आपको बुलाया और व्हाइट हाउस में ऐसा सम्मान किया जो हमने पहले कभी नहीं देखा। क्या वजह है कि दुनिया के ये लीडर जो अपने आप में ताकतवर हैं, जिनको किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बारे में इतने प्यार से, इतनी दीवानगी से बोलते हैं, और पुतिन का ये कहना कि मोदी किसी के आगे झुकते नहीं। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड सेफ एट होम। गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर बिल्कुल भी ना निकले अगर ज़रूरत ना हो, लेकिन वोट डालने ज़रूर जाइएगा। अच्छा, आज गाइस मैं रिएक्शन देने वाली हूँ एक ऐसे अमेजिंग वीडियो पे, मतलब जिसको सुन के आपको भी मज़ा आ जाएगा। ये टॉपिक है पीएम मोदी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पानी का ग्लास हाथ में रखिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हाउस द जोश। ऑडियंस, माय तो गुडनेस। सलाम इंडिया के इस स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का महापर्व है, नारों का शोर है, वादे हैं, बहुत सारे दावे हैं, और ऐसे समय में, इस शोर में शायद हम ये भूल जाते हैं कि ये चुनाव प्रधानमंत्री के, सरकार के 5 साल का अकाउंट लेने का चुनाव होता है। Exactly. वक्त होता है जब प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने अपने काम का हिसाब किताब देते हैं, जनता फैसला करती है। हमें फैसला करना है कि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया, बहुत किया या कुछ कमी रह गई। हमको फैसला करना है कि इस देश को एक मजबूत सरकार चाहिए। हमें फैसला करना है कि इस देश को एक खिचड़ी सरकार चाहिए या एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो पूरी दुनिया में भारत का सिर गौरव से ऊंचा कर सके। यस, ऐसा ही चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या कॉन्फिडेंस है। प्लीज वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। गाइस, जोश देख रहे हो लोगों में? और ये कोई छोटी क्लास नहीं है, सब एलिट क्लास से है। ये दिल से ही आता है, मतलब ये खरीदे हुआ जोश नहीं है। मैं आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रजत जी। लंबे अरसे के बाद आज आपको यहाँ आने का अवसर मिला है। मोदी जी, जब जब चुनाव होता है, शांत हो जाइए। जय जय
जरा अपनी एनर्जी बचा के रखिए। आपको 4 तारीख को भी इस एनर्जी की जरूरत लगेगी। बिल्कुल सही। मोदी जी, जब जब चुनाव होता है और आप सामने आते हो तो जनता में इसी तरह का जोश दिखाई देता है, उत्सव का माहौल बन जाता है। और आप जो नारा देते हैं उस नारे को लेकर के लोग बहुत मजा लेते हैं। इस बार आपने कहा अब की बार 400 पार, तो मैं देख रहा हूं डिजिटल मीडिया पे किसने लिखा हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना Nice. ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। क्रिएटिविटी का उदाहरण देखिए, लिखा है साइकिल से जाएं, हाथ से कमल का बटन दबाएं। और फिर लिखा बेईमानों के लिए मोदी जहर है, गद्दारों के लिए मोदी कहर है, और देश में मोदी की लहर है। अब फिर कोई ये भी लिख देता है कि नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। तो ये जो दीवानगी है कोई फर्क नहीं हर पड़ने वाला। चुनाव में दिखाई देती है। अच्छा हुआ कि मुझे आपके इस शो में आने का अवसर मिला और आपने रिसर्च करके काफ़ी कुछ कंपाइल किया है। मैं स्वयं इतना दौड़ धूप में रहता हूँ कि इन चीज़ों तरफ मेरा ध्यान बहुत कम होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरा रह गई बतानी, इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते हैं ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई, 4 जून को ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी, और लंच पे रोना धोना शुरू। 3 बजे ईवीएम की डोली में वापसी, 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना, और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। अगर आपके पास वो शादी का कार्ड हो तो लोगों को दिखा दीजिए ताकि पता चले क्या ये निकालते हैं। ये कार्ड है, ये आप सब लोग देख सकते हैं। कोशिश करें इसको स्क्रीन पर भी दिखा दें। अब ये शादी का कम विदाई का कार्ड ज्यादा लग रहा है। इतना तो पक्का है कि मोदी देश ही का जो आएंगे। युवा है उसका जो क्रिएटिव माइंड है वो इस चुनाव में काफी एक्टिव लगता है। यूज उसके हुआ कारण है। वो हर चीज में नारा भी, व्यंग भी, और बहुत ही कम शब्दों में विश्वास भी प्रकट करता है। और जब ये 400 पार की बात आई तो उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कोई बीजेपी ने गढ़ा हुआ नारा नहीं है, ये जनता के दिलों से निकली हुई आवाज है। दिस इज जहां ट्रू। तक मोदी का सवाल है, आप देखते हैं कि 19 से 24 तक हम करीब 360 जीत करके आए थे एनडीए, और सदन में 2-3 दल ऐसे थे जो लगातार हमारे साथ रहते थे। इसलिए एनडीए प्लस देखूं तो हम ऑलरेडी 400 थे। 2019 से 2024 तक सदन में हम 400 थे, यानी 400। अगर आपका परिवार में बच्चा 90 मार्क लेकर के आया और उसके सारे विरोधी
या उसके कॉम्पिटिटर क्लास में जो भी बच्चे हैं वो 30 लाए 40 लाए, फिर भी आप उसको नहीं कहोगे यार तेरे बाकी वाले 40 लाते हैं, तुम 50 लेके बैठ जाओ कि बेकार में काहे 90 की मेहनत करते हो। आप भी उसको कहेंगे कि नहीं यार 90 आए लेके जा 95 के लिए अगली बार ट्राई करो ना। सही तो बात है। 400 होने के बाद मुझे तो मेरे साथियों को कहना ही होगा कि भैया हमें तो और आगे जाना चाहिए, इसलिए 400 पार। 400 से भी आगे जाना चाहिए। ओके। दूसरा, ऐसे ही किसी 400 क्रिएटिव पार। माइंड ने मुझे सुझाव दिया था 400 पार। कि 370 लोगों के जहन में ऐसा फिट बैठ गया है और हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास में देश की एकता के लिए जो प्रयास हुए उसमें धारा 370 को लेकर जो काम हुआ है वो एक महत्वपूर्ण कदम है भारत के विकास यात्रा में। इसलिए किसी ने कहा कि अब तो बीजेपी ने टारगेट करना चाहिए बीजेपी के लिए 370। तो उस 370 धारा में से, और ये मुझे कश्मीर के ही किसी साथी ने बताया था कि 370 सीट का कभी, इसलिए मैंने संसद में कहा भाई ऐसे भी लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि बीजेपी ने 370 प्राप्त करनी चाहिए ताकि 370 का महात्म्य जनमानस में रजिस्टर हो जाए। मुझे याद है जब 5 साल पहले आप इसी तरह जनता के सामने आए थे अपने काम के बारे में बताने के लिए, उससे कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे, वो अहमदाबाद में बड़े स्टेडियम में गए थे और फिर वहाँ भी उन्होंने नारा लगाया अब की बार ट्रंप सरकार, वो हार गए। फिर जो बाइडन आ गए, तो जितने विरोधी थे ये कह रहे थे कि अब तो अमेरिका से मोदी के रिश्ते खराब हो जाएंगे, वो तो ट्रंप के साथ थे, अब तो जो बाइडन आ गए। और हम देख रहे हैं टर्म खत्म होते होते जो बाइडन ने आपको बुलाया और व्हाइट हाउस में ऐसा सम्मान किया जो हमने पहले कभी नहीं देखा। I'm honored to be the first to have you here in 15 years. Yes. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. He really wants to do the right thing for India. He wants to be open, he wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage. I am a fan of Modi, so. I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. Prime Minister Modi is the boss. मोदी जी पहले भी हमने प्रधानमंत्री देखे हैं, पहले भी हमारे प्रधानमंत्री विदेश में गए हैं, लेकिन क्या वजह है कि दुनिया के ये लीडर जो अपने आप में ताकतवर हैं, जिनको किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बारे में इतने प्यार से, इतनी दीवानगी से बोलते हैं, और पुतिन का ये कहना कि मोदी किसी के आगे झुकते नहीं। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि पहले कोई प्रधानमंत्री जाते थे तो पता नहीं चलता था कि गए हैं, और वापस आते थे तब भी पता नहीं चलता था कि आ गए क्या। दूसरा, इसमें मोदी नहीं है, ये हम भ्रम न फैलाएं और न हम भ्रम में रहें। मोदी शायद निमित्त हो सकता है और बोलने में शायद सरल है, इसलिए सरलता से उपयोग हो जाता होगा, लेकिन ये जो कुछ भी करिश्मा है
वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भारत के सामर्थ्य का है। और मोदी ने 2013 में जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया था। तो फिर मुझे लोग उसी रूप में मेरे से हर चीज पूछने लगे, मेरा एनालिसिस करने लगे। तो मेरी एक जो आलोचना होती थी मीडिया में, अगर आप लोग देखेंगे तो, अरे यार ये तो स्टेट में से आ रहा है, इसको न पूरे हिंदुस्तान की समझ है, ये दुनिया को कैसे अपनी बात को करेगा, ये दुनिया में कैसे अपनी बात ले जाएगा, दुनिया के साथ क्या करेगा। फिर जब टीवी मीडिया का दौर शुरू हुआ, चर्चाएं होने लगी, मेरे इंटरव्यू होने लगे, तो घूम फिर के ये सवाल आता था, भाई कि आपको तो कोई अनुभव नहीं है, आप करेंगे क्या विदेश नीति में। अब चुनाव हिंदुस्तान का था, लेकिन सबने इकोसिस्टम ने फोकस ग्लोबल बना दिया था, ताकि मोदी उसी में फंस जाएगा, यहाँ तो अच्छी तरह खेल लेगा। तो मैंने तब एक वाक्य कहा था विदेश नीति के संबंध में, मैंने कहा वो तो देश की एक कंटिन्यूटी होती है, लेकिन जहाँ तक मोदी का सवाल है, अब देश न आंख झुका के बात करेगा, न देश आंख उठा करके बात करेगा, लेकिन ये देश आंख मिलाकर बात करेगा। और मैं जब मुझे कोई इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि मैं तो कभी चाय बेचता था, ये देश दुनिया के इतने बड़े आदमी हैं, एक चाय वाला क्या करेगा, जाके चाय परोसेगा और क्या करेगा। लेकिन मेरे मन में जब भी मैं दुनिया के बड़े बड़े महारथियों को मिला, जरा वो हाइट बॉडी में भी ज़्यादा होते हैं, कलर स्किन भी बड़ी उनकी प्रभाव पैदा करने वाली होती है, लेकिन जब मैं मिलता हूं तो मैं मोदी नहीं होता। जब मैं हाथ मिलाता हूं तब मुझे पता होता है कि 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। और जब मैं 140 के मिजाज में ही चलता हूं Too good. मुझे दुनिया बहुत छोटी लगती है। मुझे लगता है मेरे देश के पास कोई कमी नहीं है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। मैं इस विश्वास से भरा हुआ होता हूं, और उसका प्रभाव तो होता ही होता है। सामने वालों को लगता है यार ये कल तो ऐसी कोई बात नहीं करता था, पहले तो कोई ऐसे खड़ा भी नहीं रहता था, ये तो यूं खड़ा रहता है। तो फिर भी उनका भी सोचना बदल जाता है जी। हमें भी अजीब लगता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जैसा ताकतवर व्यक्ति G7 में आपको ढूंढते ढूंढते आ रहा है, कहाँ गए मोदी जी। ये बात सही है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरे संबंध बहुत नजदीकी हैं, खुलेपन के हैं। हर किसी से मेरी ऑफिशियल बातचीत के अलावा इनफॉर्मल बातचीत का दौरा बहुत होता है, मेरे टेलीफोन कॉल्स भी बहुत होते हैं। और मैं इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं करता जी। बादल होंगे तो बारिश होगा वगैरह ऐसी बातें मैं नहीं करता जी। बारिश होगा तो मैं कहूँगा हाँ होगा, नहीं होगा तो मैं कहूँगा नहीं होगा, यानी ब्लैक एंड वाइट में मेरी बात रहती है। और दुनिया इसे पसंद करती है। दुनिया गोलमोल चीज़ों के बजाय उनको पता है, जैसे मैं रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे देश के लोगों को, दुनिया में जो पेट्रोल की महंगाई आई है मेरे देश के लोगों पर न पड़े, तो मुझे जहाँ से सस्ता मिलेगा मैं लूँगा, क्योंकि मैं तो मेरे देश के लिए जी रहा हूँ। कोई मेरी तारीफ करे के लिए मैं थोड़ा पैदा हुआ। लोगों ने मुझे कहा साहब ये अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना। और हमने कारोबार चालू रखा, आज हमारे देश को हम बचा पाए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम राष्ट्रपति पुतिन के साथ
चेयर पर बैठ करके टीवी के सामने मैं कह सकता हूं कि ये युद्ध का समय नहीं है। और इसलिए दुनिया मेरे विषय में दुविधा में नहीं है, और उसको लगता है ये हिंदुस्तान का मिजाज है जो मोदी बोल रहा है। लेकिन मोदी जी, पहले भी हमारे नेता जाते थे, वो बड़े बड़े नाम वाले नेता जाते थे। या तो आप अमेरिका के साथ रहेंगे या रशिया के साथ रहेंगे, ये बोलोगे तो वो नाराज हो जाएगा, वो बोलेगा तो ये नाराज हो जाएगा। ये बैलेंस आपने चेंज किया। ये मूलभूत हमारी मुझे लगता है कि उस समय जो मूलभूत सोच रही थी वो ये थी इक्वल डिस्टेंस वाली, यानी हम सबसे इक्वल डिस्टेंस बना करके रहते हैं। दूरी बनाना ये मानदंड था। मैंने आकर के इसको बदला, हम दुनिया से जितनी हो सके उतनी नजदीकी करेंगे। डिस्टेंस वाला शब्द ही मैंने निकाल दिया। इससे क्या हुआ कि किसी को लगता है अच्छा वो मिस्टर ए आगे गया, तो बी को लगता है यार मैं रह गया तो वो भी आगे आता है। फिर इधर से सी को लगा कि मोदी के पास वो तो पहुंच गया, यार मैं रह गया, तो इधर वाला डी आता है। तो सब लोगों की अब लगता है कि हिंदुस्तान के पास जाना चाहिए। और एक उदाहरण हमने जय जयकार का देखा, पाकिस्तान के छात्र यूक्रेन से भारत का तिरंगा लेकर उसकी आड़ में वो निकले। अब देखिए हमारे देश में भी कैसा चल रहा है, मैं तो हैरान हूं। इस देश में के प्रयत्नों से अगर कोई चीज अच्छी होती है, हो सकता है जिसको सहन नहीं होता है चुप रहे, ये तो हो सकता है, तारीफ न करे ये भी मैं समझ सकता हूं। लेकिन उसके विरुद्ध मैं तो देखता हूं इन दिनों भी पत्रकार मुझे पूछते हैं क्या सचमुच में आपने टेलीफोन किया था यूक्रेन को, सचमुच में आपने पुतिन को फोन किया था? मैंने कहा अब कॉल डिटेल निकलवा दो, मैं तो क्या थक गया मेरे के जवाब देते हुए। अब इन लोगों को क्या करूं? नहीं, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं जी, पहले तो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। 2 राष्ट्राध्यक्षों से बात करके अपने छात्रों के लिए रास्ता निकाल दें। इसलिए मुसीबत यही है कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान के तिरंगे की यह ताकत होती है। और मेरा पहला अनुभव मैं बता दूं, मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूं, स्टडी करता हूं, एनालिसिस करता हूं। मैं पहली बार कब अनुभव हुआ, जब नेपाल में भूकंप आया, तो हम जितनी मदद हो सकती थी हमारी तो जिम्मेवारी थी, क्योंकि और मुझे एक अनुभव था गुजरात के भूकंप के बाद काम का, मुझे अच्छा अनुभव था, तो मैं खुद चीज़ों को लीड करता था, मोबिलाइज करता था। लेकिन मैंने वहाँ देखा दुनिया के करीब 40 देश के लोग होंगे जिनको हमने कोई न कोई मदद करके नेपाल से बाहर निकाला। तो उस दिन मैं समझ गया कि अब तक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हेल्प, इसका ठेका पश्चिम का है। मैंने तय किया ये ठेका मेरा रहेगा। और इसलिए आपने देखा होगा कोविड में हम लोग चाइना से लोगों को वापस लाए, तो बहुत सारे अन्य देशों के लोगों को लेके आए। यमन में मुसीबत आई, हम अन्य देशों के लोगों को ले आए और उनको बाद में उनके देश में भेजा। अभी सूडान में हुआ हमारे देश के साथ, वहां भी अन्य देश के लोग फंसे थे, उनको भी ले आए। तो आज दुनिया में जो कभी हमारा नाम नहीं था, कि वरना तो ये था भी ये पश्चिम की दुनिया का ही एक प्रकार का उस पर ओनरशिप थी कि भाई ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम होना वाले यही लोग करते, ये लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं करते। आज स्थिति ये है कि भारत आप क्या करोगे मुझे पूछते हैं लोग, आप कैसे करोगे पूछते हैं, और मैं करता भी हूँ। अब जैसे आर्टिकल 370 जब वापस लिया, तो आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि ये मिडिल ईस्ट के देश नाराज हो जाएंगे, कोई अरब कंट्रीज हमसे नाराज हो जाएंगे, हमारे 4 काम बंद कर देंगे? अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और ये जवाब मेरा शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, और शायद पहली बार मैं इस विषय को आपने मुझे ऐसी जगह पे छू लिया है कि शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको आर्टिकुलेट करने की, क्योंकि एकदम से आपने पूछा है तो। लेकिन हमारे देश में जब भी कश्मीर की बात आती थी तो 70 साल तक इसको इंटरनेशनलाइज किया गया। दुनिया का हर देश कश्मीर के मुद्दे पर भारत को कटघरे में खड़ा करता था।
थोड़ी बहुत अटल जी ने कोशिश की थी कि टेररिज्म को सेंटर पॉइंट लाए, लेकिन कुल मिलाकर के दुनिया में, और इसलिए 370 के संबंध में भी ये स्वाभाविक था कि दुनिया कोई बहुत बड़ा नाराजगी व्यक्त करेगी। हुआ उल्टा। दुनिया ने जितने देशों को लोग मानते थे कि इन मुद्दों पर भारत पर वो नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, भारत को घेर सकते हैं, अधिकतम लोग मौन रहे। जिन्होंने कहा वो ये कहा कि ये उनका इंटरनल मामला है। दुर्भाग्य ये है कि अरब देश तो शांत रहे, दुनिया के सभी इस्लामिक देश शांत रहे, अपने ही मेरे देश की कांग्रेस चू चू करती रही। देश के लोग ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये सही बात एक है। ऐसी मानसिक अपने ही लोग भरी पड़ी हुई इनकी सोच करते हैं काम खराब। दुनिया ने, और अच्छा 370 के बाद में दुनिया के कई इस्लामिक देशों में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करके आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। 370 के बाद मेरे 8 लोगों को, मेरे देशवासियों को फांसी हुई थी। 370 के बाद की घटना है, उनको जिंदा वापस लेके आ गए। उस समय मोदी जी, मैं बहुत सारे जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं उनके बयान सुनता था। जब कतर में हमारे लोगों को फांसी की सजा हो गई, वो जेल में थे, ओवैसी ने कहा, अरे मोदी जी तो कहते थे उनके बड़े संबंध हैं, क्या हुआ? अरे ये तो विश्वगुरु बनते थे, क्या हुआ? किसने कहा कि कतर, मोदी जी कहते थे इज माई सेकेंड होम, अब कुछ नहीं कर पा रहे। या तो उन्होंने मोदी का पूरा स्टडी नहीं किया है, या तो वो मोदी की बात आई उस समय मीडिया में जाएंगे तो थोड़ी जगह मिल जाएगी, इसलिए चले जाते हैं। क्योंकि मोदी एक ऐसी ब्रांड है जिसके कारण तो गाली देने से भी उसको स्पेस मिल जाता है, और इसलिए लोग मौका ढूंढते हैं, यार गाली किसी और को देने से क्या फायदा है, सही बात है। मोदी को देंगे तो, और इसलिए जल्दबाजी। उनको पता होना चाहिए कि यार कुछ क्या तो फायदा है, है, कुछ तो चलता है, ऐसो को दो, बोलता नहीं है, कुछ करेगा, ये इनको समझ होनी चाहिए। अब इतने साल हो गए, अब मेरा और मेरे कोई सीक्रेट कुछ नहीं है, ओपन है जी। कोई ढंग से बराबर स्टडी करे, मीडिया के लोग भी नहीं करते जी, माफ करना। ढंग से स्टडी करे तो वो कह सकता है ये हुआ है ना, देखिए 3 दिन के बाद मोदी ये कदम उठाएगा, 5 दिन के बाद ये उठाएगा, 7 आप तय कर सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी नहीं, क्योंकि आपने एक बनी बनाई परसेप्शन में जीना चाहते हो, उसी को फैलाओ और उसके अनुकूल कुछ एनेक्डोट मिल जाए तो ढूंढते रहते हो। इसके कारण सारे के सारे लोग फेल हो जाते हैं। इस बार भी उनको लगता था कि 400 पार, आखिरकार स्थिति क्या हुई? इन सबको कहना ये पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है? तो उनको समझ ही नहीं आया कि कहाँ ले जा रहा हूं मैं। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। 3 चरण के बाद किसी ने उनको कहा कि क्या आप पूरा कैंपेन ही लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा? अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया था। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में।
ये सही बोला। पहले मोदी जी हम लोग परेशान रहते थे पाकिस्तान से, यहाँ आए मार के चले गए, यहाँ आए मार के चले गए, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, वो पिछले टर्म की बात थी। इस टर्म में पाकिस्तान के लोग बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं, अननोन आदमी आके मार जाता है। मुद्दा वो नहीं है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन दुख इस बात का, जब मेरे देश का ही एक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार पार्टी का व्यक्ति ये कहे कि कसाब को, यानी कसाब ने हमारे देशवासियों को नहीं मारा था, हमारे देशवासियों ने ही हमारे देशवासियों को मारा था। पाकिस्तान की फेवर में, कसाब की फेवर में, मेरे देश के एक पार्टी जो सालों तक सत्ता में रही है, जब 26/11 हुई तब वो पावर में थे, उनकी तरफ से जब ये बयान आ जाए कि ये कोई पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद नहीं किया था, हिंदुस्तान के लोगों ने किया था, तब जाकर के माथा शर्म से झुक जाता है, बहुत दर्द होता है। मुझे मेरी वहां से खबर आए कि भाई हमारा ये मारा, हमारा वो मारा, हमारा ठिकाना मारा, अब वो रोते रहे वो तो मैं समझ सकता हूँ जी, यहां वाले क्यों रोते मैं समझ नहीं रहा। यहाँ वालों ने एक और ऐसी बात कही थी जो बहुत शर्मनाक है। जब राम मंदिर बन के तैयार होने वाला था तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रेन में राम भक्तों को ले जाएंगे और पाकिस्तान की मदद से उस ट्रेन के ऊपर गोले बरसाएंगे, लोग मर जाएंगे, दंगे होंगे और फिर मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे। अब दंगे तो नहीं हुए, कोई ट्रेन भी नहीं चली। अब जाकर के उनको किसी ने पूछना चाहिए कि भाई आप कोई दवाई ववाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कोई मेडिकल चेकअप कराया कि नहीं कराया, कोई तो पूछो जाकर। चलिए आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन उनकी हेल्थ का तो पूछो, सही बात है। बीमारी क्या है ये तो पूछो, क्योंकि ऐसी बातें ऐसे नहीं निकलती भाई, कोई स्वस्थ मनुष्य थोड़ा करता है। तो सचमुच में आप जैसे लोग और आप लोगों की पहुंच हर जगह पे होती है, जरा पूछो तो भाई अब तबीयत ठीक है ना, ये पूछना चाहिए उनको। कुछ नहीं हुआ फिर भी 400 पार। अमेजिंग अमेजिंग, मजा आ गया देख के। गाइस अभी तो मैंने सिर्फ ये ऑलमोस्ट 37 मिनट्स का ही कवर किया है, ये वीडियो काफ़ी लंबी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, आप वहां से भी पूरा देख सकते हैं, बट मैं भी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसका कवर करूंगी, तो आप मेरे चैनल पे भी रह के इसको देख सकते हैं। तो गाइस पहले पार्ट, ओ गॉड, पहले पार्ट में ही मोदी जी ने इतने बम फोड़ दिए, मज़ा आ गया सुन के, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये पूरा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे बड़ी बात और पहली बात मुझे उनकी ये अच्छी लगी कि इन्होंने इतना भयंकर कॉन्फिडेंस दिखाया है ना, मतलब ये सच में हमें इनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से, मतलब ये सीधा ही बोल देते हैं कि मुझे किसी भी चीज़ का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 90% लोगों को शायद इसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव ही नहीं कर पाते। अचीव क्या, मतलब सोच भी नहीं पाते कि हम ये करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हमें डरा के रखती है कि हमें लगता है कि अरे हम ये नहीं कर पाएंगे, बट ही इज़ लाइक मुझे कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, और चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो हमसे हाइट में ज़्यादा हो, चाहे हमसे ज़्यादा स्किन में फेयर हो। लेकिन जब मुझे ये लगता है कि मेरे देश के 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं, तो मैं अपने आप ही उस कॉन्फिडेंस से भर जाता हूँ। मतलब सुपर, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है कि मतलब वो विश्वास एक्चुअली इनके दिखता भी है। देखा था आपने जब ये एंटर कर रहे थे कितना कॉन्फिडेंस था इनकी बॉडी लैंग्वेज में, तो वो कहीं ना कहीं से ना, मतलब वो अफेक्ट करता है। ये ऑरा इनका बहुत अमेजिंग है, और इनकी स्ट्रैटेजीज जिस तरीके से इन्होंने देश को पूरे दुनिया के साथ जोड़ने की कोशिश करी, जो इनकी नीतियाँ थी कि भाई हम दूरियों से नहीं, हम नज़दीकियों से दूसरे देशों के साथ
अपने बॉन्डिंग को बढ़ाएंगे। ये भी बहुत अच्छी और काफ़ी सफल रही इनकी स्ट्रैटेजी। आप खुद देख सकते हो दुनिया भर के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो उनके प्रेसिडेंट्स हैं, वो इंडियन पीएम को कितना लव दे रहे हैं, वो आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो में। वो कोई स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं है, वो कोई डीप फेक वीडियोस नहीं है। और गाइस, जब उन्होंने बोला कि भाई 370 हटाने में अरब के देश शांत रहे, दुनिया के सारे देश शांत रहे, बट हमारे देश के कांग्रेसी चू कर रहे थे, ये बात तो सच है। मतलब अपना घर का भेदी लंका ढाता है, या फिर अपने ही लोग परेशान करते हैं, कोई दूसरों को हमसे परेशानी नहीं होती है। उसने साफ कह दिया भाई आपके अपने घर का मामला है, आपके अपने देश का मामला है, हम क्यों इंटरफेयर करें। लेकिन अपने ही लोग, पता ही आप लोगों को। और वो वाली बात कितनी अमेजिंग थी भाई, वो लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है तो हमें उनसे डर के रहना चाहिए। क्यों डर के रहना चाहिए। और मोदी जी ने भी कह दिया, अरे भाई मैं खुद उनकी वो न्यूक्लियर पावर चेक करके आया हूँ, मैं खुद ही लाहौर गया था और चेक करके आया हूँ, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी, और वो खुद परेशान है। तो भाई पावर तो है बंदे में, कॉन्फिडेंस है बंदे में, स्टैंड अलोन एक होने की, मतलब इनके अंदर विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है। तो इन बातों से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि भाई मुझे मेरे देश के लिए कैसा नेता चाहिए। एक ऐसा नेता जो बोलना भी नहीं जानता है, जो समझता ही नहीं है देश की कई चीज़ों को, कई प्रॉब्लम्स को, या एक ऐसा नेता जो विश्वास से भरा पूरा है, जो अपने नाम के साथ अपने देशवासियों को जोड़ता है कि भाई मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश के 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वो उसी से पता चलता है कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश से प्यार करते हैं, अपनी जनता से प्यार करते हैं। सबसे ज़रूरी बात, वोट डालने ज़रूर जाएं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के लिए। मेरे चैनल पे बने रहिए। जय श्री राम।